Good morning, friends. So, welcome to Prelims Booster series. Now, let us start this Prelims Booster series with the first topic, which is use of biomass in thermal power plants. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो अभी हम थर्मल पावर प्लांट्स जो हमारे कोल पावर्ड होते हैं उसमें हम कोल के साथ अभी हम ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट्स में हम जो एग्रीकल्चर का रेजिड्यू होता है उसको हम बर्न करते हैं ताकि उसका जो है वो यूज़ किया जा सके। अभी जो ये आपकी जो स्टबल बर्निंग होती है उसमें जो एग्रीकल्चर का रेजिड्यू होता है उसकी बर्निंग की जाती है तो उससे पोल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि इससे अच्छा हम जो है इस रेजिड्यू को का यूज़ हम अपने पावर प्लांट्स को में जो हम कोल बर्न करते हैं उसके साथ इसको बर्न करने में लगाएं तो हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ कोल भी बच जाएगा और हमारा जो है पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये जो जब दिल्ली में पोल्यूशन की जब स्थिति आई थी तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ये पहले किया गया था। 2015-16 के आसपास ये डिसीजन लिया गया था और अब उस टाइम पर पहले कहा गया था कि 5% जो है ये अगर 100 किलो कोयला जलाया जाता है तो उसमें से मतलब 95 किलो जो है वो कोयला जलाया जाएगा और 5 किलो जो है वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो है वो जलाया जाएगा। तो अब कहा जा रहा है कि उस 5% की जो लिमिट है उसको क्रॉस करके अब थोड़ा आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है वो ब्लेंडिंग हो पाए, हम कम कोयला जलाएं और जो है ये इसकी जो 5% से मान लो 10% तक हम इसको जो है रेजिड्यू को जलाने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमको जो है ड्यूअल फ़ायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो जो रेजिड्यू जो कि आपका जो है खेतों में जल के जो पोल्यूशन करने वाला था वो जलने की बजाय वो वाला पोल्यूशन रुक जाएगा और वो उसका हम यूज़ जो है वो यहाँ पर अपने कोल पावर्ड प्लांट्स में कर लेंगे, पावर प्लांट्स में। ठीक है, अब दूसरा वो जो 5 किलो या 10 किलो का जो हमने कोल, जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स इतना कम थोड़ी तो नहीं जलता है, बट 5 या 10 की जो परसेंट जो आपका कोल था वो कम, उतना कम जलेगा तो उतनी भी एमिशन रुक जाएगी। ठीक है, फिर ये जो एग्रो रेजिड्यूज हैं कहा जाता है कि ये कोल से बहुत कम जो है वो एमिट करते हैं जो पॉल्यूटेंट्स को, तो हमारे लिए तीनों तरफ से इसका फ़ायदा हो जाता है। अब जो ये यूज़ ऑफ बायोमास के लिए जो नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो है ये एक मिशन लेके आई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर हमारी। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि ये मिशन जो है हम इसको चलाएंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो अभी 5% जो है यूज़ किया जाता है एग्री रेजिड्यू का या फार्म स्टबल का, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, मे बी 10% तक इसको लेके जाएंगे। फिर हम जो बॉयलर है उसकी रेट्रोफिटिंग करेंगे कि उसमें कोयला भी जल सके और उसके अंदर ये जो है फार्म स्टबल भी जल सके। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब ये रेट्रोफिटिंग हो जाएगी तो जो बॉयलर है, अगर तो जब कोयले की ज़रूरत है, जब कोयले के साथ जो ये फार्म स्टबल जल रहा है तो वो उसको भी, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प हो जाएगी। और अगर नहीं मिलता है फार्म स्टबल किसी सीज़न में हमको, तो सिर्फ कोयले को भी जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रेट्रोफिटिंग का ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा कहा है कि जो सप्लाई चेन है बायोमास पैलेट्स और एग्रो रेजिड्यू की, उसमें भी जो सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई सीज़न में हमको नहीं मिलता फार्म स्टबल, खासकर जो अक्टूबर नवंबर वाला सीज़न होता है वहाँ पर उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा हमको अवेलेबिलिटी मिलती है, ये जो जिसको हम पराली कहते हैं उसकी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पर अवेलेबिलिटी होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि राउंड द ईयर कैसे हम सप्लाई को इंश्योर कर सकें, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियल कितना है। अब हर साल इंडिया में 550 से 650 मिलियन टन जो है ये एग्रो रेजिड्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो है कुछ पार्ट जो है कोल का उसको रिप्लेस करके हम एग्रो रेजिड्यू को जलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बायो एनर्जी का एक तरह से कंपोनेंट हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि 85 से लेके 100 जो मिलियन टन जो है उतना हम एग्री रेजिड्यू जो है अपने इस 550 या 650 जो प्रोड्यूस होता है उसमें से टोटल जो है इतना हम जला देते हैं हर साल। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 60% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 60% जो ये पराली जलाई जाती है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में जलाई जाती है। अब ये को फायरिंग से हमारी देखो कितना कम हो रहा है, 73% जो हमारा पर्टिकुलेट मैटर कम हो जाएगा, 47% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ये एमिशंस कम हो जाएंगे हमारे। इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी जो ये पैलेट और ब्रिके मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अभी पैलेट और ब्रिके मैन्युफैक्चरिंग का क्या होती है,
अब जो एग्रीकल्चर का रेजिड्यू है वो तो लंबे लंबे से या छोटे छोटे से जो होते हैं, उसकी शेप या उसकी जो है सिलेंड्रिकल शेप में जो उसकी पैलेट्स बनाना ताकि उसको जलाने में आसानी हो, उसकी जो पैलेट और ब्रिके, अब ये देखो आप कैसे होते हैं, इसके आप शेप खुद गूगल सर्च करके देखो कि ये पैलेट जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, ठीक है। तो मतलब काट काट के इसके जो हमारा एग्रीकल्चर का रेजिड्यू बच रहा है उसको शेप्स में काट काट के ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, ताकि उसको जलाना ईजी हो जाए, उसके लिए भी एक अलग से इंडस्ट्री हमारी तैयार हो जाएगी और उनके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। अभी जो हमारा करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 5 से 10% तक जो बायोमास का यूज़ कर पाता है हमारे कोल पावर्ड प्लांट्स में, तो उसको हम बढ़ाने का चाहते हैं कि हम 10 से 20% जो है वो शेयर लेके आ सकें कोल में। हम कोल में मतलब अगर कोल हम 80 किलो जला रहे हैं तो हम 20 किलो तक बायोमास जलाने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। फिर जो है ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो उसकी बायोमास है उसकी सप्लाईज जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि हम राउंड द ईयर जो है उसका हम यूज़ कर सकें, ठीक है, जो अभी हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज राउंड द ईयर हमको सप्लाई नहीं मिलती है। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो हमारे को राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी नहीं है एग्रो रेजिड्यू की, सबसे बड़ा तो यही चैलेंज है। तो हमको जब सिर्फ हार्वेस्ट टाइम में ही मिल पाता है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लास्ट ईयर इसको बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में तो डाल दिया, और जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है एक तरह से उनको कह भी दिया कि आपको जो है इसको प्रोक्योर करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ना कुछ जो है ये जो हमारी पावर जो कंपनीज़ हैं ये कोई ना कोई बहाना करके जो है वो उसको नहीं यूज़ कर रही हैं, क्यों? ताकि जो है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं मिलती है उनको, ठीक है। अब इसका हम वे फॉरवर्ड क्या है, हम जो है ये बायोमास जो पावर प्लांट्स हैं इनका जो मेरिट ऑर्डर जो है, इनकी रैंकिंग जो है वो उसको हम ऊपर ले आएँ, तो जो है पावर कंपनीज़ को एक तरह से जो है उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा इसका यूज़ करना। फिर बायोमास जो है वो हमारे जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन जो है खासकर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम को फायरिंग को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं बिकॉज वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एग्री रेजिड्यू जलाया जाता है। फिर जो ये एग्री रेजिड्यू है इसके लिए हम एक फ़िक्स प्राइस भी कर सकते हैं ताकि जो है किसानों को पता हो कि हम इतने प्राइस हमको मिलेगा तो वो इसको जलाने की बजाय जो है वो आगे बेचना शुरू कर दें। इससे एक स्टेबलाइज भी हो जाएगी मार्केट और हमारे को स्टेडी सप्लाई भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मिशन है पूरा। Now I'll discuss this topic in English. So the topic is use of biomass in thermal power plants. So to address the issue of air pollution, which happens due to farm stubble, mostly in the months of October and November, you are already know about this pollution in Delhi or NCR region due to farm stubble. Okay, so this burning of to combat this burning of farm stubble, we are already using this farm stubble in our coal powered thermal plants. Okay, so what we do right now is that if you are burning 90%, if you're burning 90 kgs of coal, I'm just giving you an example, then you'll have to burn 5 or 10 kgs of farm stubble with it. Okay, so you cannot burn 100 kgs of coal. You cannot burn 100% of coal. You have to blend it with 5 or 10% of biomass. Okay, so to increase that 5%, the Ministry of Power has come up with a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants. So it is aiming for increasing the 5% share to some higher levels, say 10% or even 20% in some cases. So what it will do now is that it will start research and development activity in retrofitting the boiler design so that it can accommodate larger share of biomass with coal. Okay, otherwise these boilers are designed to burn only the coal, but now we want to retrofit them so that they can also accommodate the biomass burning without getting malfunctioning. Okay, so we also want to ensure that we get the round the year availability of this farm stubble, which we generally do not get because we only get this farm stubble during the post harvest period. Okay, and we want to
consider all the regulatory issues that are coming in the way of biomass co-firing with coal plants. Okay, so what is the potential of bioenergy in India? We already produce almost 550 to 650 million tons of agro residues in a year, and a part of this we are already basically using a part of this agro residues instead of coal, as I've told you earlier, maybe 5% or more. We're already using it, but we want to increase that share to a higher level. So, what are the benefits of this mission? So, first of all, the farm stubble that we burn, those emissions will be dropped, because this farm stubble will be directed to these coal powered plants for co-firing. Secondly, the coal will be saving almost 10% or 20% coal, so that 10% or 20% coal will not be burnt, so we'll also avoid emissions from the coal also. Okay, so and there are studies which also say, which are also saying that agro residues are emitting less pollutants as compared to coals, and when they are burnt in power plants, they emit less pollutants as compared to when they are burnt in the fields. Okay, so what else is the significance of co-firing of biomass with coal powered plants? So actually, 85 to 100 million tons of agro residues are burnt across India every year, and of this total 100 million ton, 60% of it is burnt in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh only. So, by using this farm stubble, we are going to save this NCR region from the pollution trouble that it faces during the October and November period. Co-firing will also help reduce almost 73% of particulate matter, 47% of CO2 and all that. So these pollutants will also come down. It will also create business opportunities for pellet and briquette manufacturers. So what is pellet and briquette manufacturing? So when we get these agro residues, we use them. We basically transform them in pellets and briquettes, so that they become easy to transfer, okay, or easy to transport. So this farm stubble is converted into cylindrical shaped pellets or something like similar to that, so that it becomes easy to transport them to coal power plants, so that they can be burnt later. Okay, so it will create business opportunity for these manufacturers also. And because our existing infrastructure is sufficient for only 5 to 10% of biomass burning, we are also aiming to increase or make our infrastructure more resilient by, as I've discussed already, that by retrofitting our boilers, we'll be able to we'll be able to reach higher blend ratios of 10 to 20% without hurting our boiler design. Okay, so we also want to ensure that almost we get round the year availability of agro residue. So these are the challenges, that we are not getting it around the year basically. So we'll have to wait in certain seasons, and during that period we cannot procure it, because this agro residue is not available in that period. So during that period we have to remain dependent on coal only. Okay, so this is a major challenge. Government is going to do something about it. And there is another challenge, that even though Ministry of New and Renewable Energy has classified biomass in the list of renewable energy, but some power utilities or some power companies are circumventing the provisions or the requirements of using biomass in their power plants by using some methods. Okay, so these are the challenges for biomass co-firing with coal plants. Okay, so what can be done is, we can move up these biomass and coal co-firing plants in the merit order by moving their ranking up, so that these power companies are
these power companies can be pushed to mandatorily procure these agriculture residue and use it in their coal powered plants. And we can also encourage these states, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, so that where mostly the most of the biomass is available, we can push the coal powered plants in the coal powered plants in these regions, so that co-firing can be adopted on a priority basis. And the most important thing is we need to fix a price for procurement, so that farmers are encouraged, or farmers can be encouraged basically to sell their agricultural residue to the government or to these power plants. So, and it will stabilize the market, and we can get this agricultural residue around the year. Okay, so let us see the next topic, which is शाही लीची. तो शाही लीची जो है, जो कि एक जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, उसको भी जो है बिहार से जो है वो यूके में एक्सपोर्ट किया गया है. तो ये न्यूज़ में इसको देख लेते हैं. बेसिकली इसको मुजफ्फरपुर में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मोस्टली वहीं पर ये शाही लीची की जो है वो खेती की जाती है. और ये उसके आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, वहाँ पर भी जो ये पाई जाती है. जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसको 2018 में मिल चुका है. और ये एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री है, जो कि खासकर चाइना, ताइवान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के रीजन में ही पाई जाती है. ठीक है. अब इसमें एक फैक्ट मैंने आपको एक और डाल दिया है कि एक हाइपोग्लाइकीमिया नाम से एक डिजीज़ होती है. अब ये इसके अंदर बेसिकली एक केमिकल होता है लीची के अंदर, जिससे क्या होता है कि आपके जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन चला जाता है. और इतना डाउन चला जाता है, अगर उसको आप खाली पेट खा लोगे, कि आपकी उससे डेथ भी हो सकती है. ठीक है. तो बहुत सारे जो है बच्चों की डेथ हो गई थी उस रीजन में. तो लोगों को लगा कि क्या इसमें ऐसा होता है कि उसको खाने के बाद, अगर बच्चे क्या करते थे कि उधर इतनी ज़्यादा मुजफ्फरपुर में उस वाले रीजन में इतनी ज़्यादा लीची होती है कि बच्चे उसको खाली पेट भी खाते रहते थे सुबह सुबह. ठीक है. तो अब उससे क्या होता था कि उनका जो है ब्लड शुगर लेवल इतना डाउन चला जाता था कि कई बार जो है उनकी डेथ भी हो जाती थी. तो फिर पहले तो नहीं पता लग रहा था कि क्यों हो रही है डेथ, उसमें ऐसा क्या होता है. बाद में पता लगा कि इस केमिकल की वजह से जो है वो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो जो है उससे डेथ हो सकती है बच्चों की. ठीक है. So now let us see this topic in English. So India has basically, Bihar has exported Shahi Lychee to United Kingdom by the air route. So it becomes important for us to see what is Shahi Lychee. So it is mostly grown in Muzaffarpur area and the neighboring districts of East Champaran, Vaishali, Samastipur and Begusarai. It is already enjoying a geographical indication tag since 2018. It is the only it is basically a tropical and subtropical fruit tree which is native to southern China, Taiwan, Bangladesh and Southeast Asia. And I've also included an important fact that this lychee, this Shahi lychee, contains a certain form of chemical known as hypoglycemia, which leads to a catastrophic fall in blood sugar levels of children if this lychee is consumed by them on an empty stomach. So there were some deaths reported in this area, I think 2-3 years back, and people were confused that why our children are dying just because of lychee. So it was observed that there is a chemical in this lychee, and if it is consumed on an empty stomach, it leads to a catastrophic fall in the blood sugar level of children, due to which it can be fatal for them also. Okay, so let us see the next topic, which is appointment of CBI director. तो एक हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होते हैं, फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा जो होते हैं, वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस CBI डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी. तो उनकी अभी मीटिंग हुई है. तो अब हम देखते हैं कि CBI डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती कैसे है. तो बेसिकली जो डायरेक्टर ऑफ CBI है वो IGP रैंक के होते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में. ठीक है. तो IGP रैंक के होते हैं, याद रखना ये आप. और जब से हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट हुआ है जो 2003 का पास, तब से जो सुपरिटेंडेंस ऑफ CBI है या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है. लेकिन जो करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के जो केसेस हैं, अगर वो CBI डील कर रही है, तो उस
उन केसेस की जो सुपरिटेंडेंस है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होती है, ठीक है। तो याद रखो, वैसे नॉर्मल सारे केसेस में अगर कोई भी सीबीआई कोई केस जो है उसकी छानबीन कर रही है तो उसकी पूरी सुपरिटेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इसके तहत अगर कुछ वो कोई भी जो वो इंक्वायरी कर रही है या इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कुछ भी कर रही है तो उस चीज़ में जो है सुपरिटेंडेंस जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगी, सीबीआई की। अब जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टर्न्योर है, 2 ईयर्स की उनका टर्न्योर होता है। जो ये सीवीसी एक्ट जो 2003 का है इसी ने ही ये टर्न्योर दिया है उनको, ठीक है। और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो हमारा 2003 में जिसके बाद लोकपाल बना था उसके उसी एक्ट के बाद से ये 3 मेंबर कमेटी जो है वो सीबीआई डायरेक्टर को जो है वो अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। सो लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश नाउ। सो अ हाई पावर्ड कमेटी हैज़ रिसेंटली मेट at the residence of Prime Minister to choose the next director of CBI. Okay, so who are the members of this high powered committee? The Prime Minister, who is acting as chairman of this committee, and the two members are the Chief Justice of India and the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha. So these three people mutually and basically on the base of consensus they decide who will be the next CBI director. So let us see how this CBI director is appointed. So the director of CBI is basically an IGP level post, and the director of CBI is an IGP in Delhi Special Police Establishment. Okay, so the cadre or the state is the Delhi Special Police Establishment, and he or she is the IGP rank officer. Okay, and since CVC Act 2003 has been passed, the superintendence of Delhi's Special Police Establishment has been vested with the central government, except in one case, that is the case in a case of Prevention of Corruption Act. In all the cases which are being investigated under this act, the superintendence of CBI or this Delhi Special Police Establishment will be done by Central Vigilance Commission. Okay, so this CVC Act itself has provided a security of tenure for the director of CBI of 2 years, and since 2013 when Lokpal Act was passed, this three-membered high-powered committee is appointing the CBI director. Okay, so it has recently met, and the meeting has been inconclusive, and probably in the next few days the CBI director will be appointed or the names will be selected out of the available options. So let us see the next topic, which is supermoon and lunar eclipse. तो जो 26 मई है, जो आज का हमारा दिन है, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन जो है सुपर मून और टोटल लूनर एक्लिप्स दोनों ही होंगे। ऐसा 6 साल के बाद हो रहा है ऑलमोस्ट। तो हम देखते हैं सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून तब होता है जब मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा और जो मून है उस दिन वो फुल मून होगा। तो अगर ये दोनों इवेंट्स कंबाइन होती हैं तो उस दिन जो है उस दिन को हम कहते हैं सुपर मून है, ठीक है। अब दो आपको पता है ना जो है वो पोजीशंस होती है मून की, जब वो बिल्कुल सबसे पास होता है अर्थ के तो उस पोजीशन को हम कहते हैं जो है वो पेरिजी, ठीक है। और जब वो सबसे ज़्यादा दूर होता है अर्थ से तो उस पोजीशन को हम कहते हैं एपोजी, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स सुपर मून तभी होगा जब पेरिजी पोजीशन होगी, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज़ द लीस्ट, मतलब जब सबसे कम डिस्टेंस होगा दोनों में, तो जो पेरिजी पोजीशन पे जब होगा जो हमारा मून, और जब फुल मून होगा तब ये सुपर मून की जो फिनोमेना हम जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट्स क्या होंगे आज बेसिकली टोटल लूनर एक्लिप्स होगा। टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून और सन जो है वो अपोजिट साइड पे होते हैं, मतलब अर्थ बीच में है, एक साइड पर सन है और एक साइड पर मून है, ठीक है। तो अर्थ की शैडो जब हमारे मून के ऊपर पड़ रही है तो हमारे को मून जो है वो मतलब डार्क हो गया है, वो दिख नहीं पा रहा है, तो हम उसको पोजीशन को कहते हैं लूनर एक्लिप्स। अब होता क्या है कि मून जो है वो हमको रेड दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों दिखता है रेड? क्योंकि सन की जो है वो रोशनी तो आ रही है लेकिन अर्थ बीच में एक तरह से जो है वो बीच में आ गई है, लेकिन जो
जो ये लाइट है हमारे एटमॉस्फेयर से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, एक तरह से जो है फिल्टर हो जाती है, और वो जब मून के ऊपर पड़ती है तो उसको जो है वो कलर जो है उसका थोड़ा सा रेड सा और जो है रोजी सा कलर देखने को हमको मिलता है अर्थ से, ठीक है। तो ये इवेंट हमारे को आज देखने को मिलेंगे, और ये खासकर टोटल लूनर एक्लिप्स तो हमको नहीं देखने को मिलेगा हमारे रीजन में, लेकिन इंडिया, नेपाल, वेस्टर्न चाइना, मंगोलिया, ईस्टर्न रशिया में इस रीजन में जो है हमको पार्शियल एक्लिप्स देखने को आज मिलेगा, ठीक है। So let us see these topics from in English. Super moon and lunar eclipse. So today there will be a special celestial event when we'll be having a full moon or basically we'll be having a super moon and a total lunar eclipse together. Okay, this is happening after a period of 6 years, and what is important is for us to see is supermoon. What is a supermoon? Basically, supermoon is a combination of two phenomena. The first is when the moon is closest to Earth's orbit, and second is when the moon is full. Okay, so when moon is closest to Earth's orbit and it is full moon, then this phenomena together forms the supermoon. Okay, so you know that Earth that moon has two positions basically. The first position is called perigee. Perigee position is when the distance between moon and Earth is least, means they are closest to each other, then this position is called perigee. So at perigee position, if the moon is full, then we'll be able to see the supermoon phenomena. And there is another thing, there is another position basically which is called apogee. So what happens during apogee is that the distance between Earth and moon is maximum. Okay, so at perigee position, when the moon gets and if the moon is full, then we'll be able to see the supermoon. So this will be happening today. Now let us see what is lunar eclipse. So in a total lunar eclipse, the sun, the moon and the sun are at opposite sides. Okay, so Earth is in the middle, moon is on one side, and the sun is on the other side. So what is happening here is the sun's rays are being blocked by the Earth, and the moon is not getting the light of the sun, so we are having an eclipse on the moon. Okay, so what happens during a total lunar eclipse is that the moon appears us to be as red. If we are observing it from the Earth, we see the moon as red in color. Why it happens? Because some of the light that the sun is emitting to us, some of that light is blocked by us by the Earth, and our atmosphere filters it, and the reflection that is formed out of our planet's shadow on the moon, it gives red color to that to moon. And if we are seeing it from our planet or from Earth, we see the moon as red in color. Okay, so this phenomena will be observed today. In our country, we are not going to will not be able to see the total lunar eclipse, but we'll be able to see partial lunar eclipse in this Asia region. So you can see that today. Let's see the next topic, which is International Civil Aviation Organization. So बेलारस जो है, उन्होंने अभी क्या किया है कि अभी एक जो प्रोमिनेंट उनके ओपोनेंट हैं प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के, एक जर्नलिस्ट थे, उनको उन्होंने वो है कमर्शियल एयरलाइन से जो कि ग्रीस से लिथुआनिया जा रही थी, उसको बेलारस में उतरवा कर उनको अरेस्ट कर लिया है। और जो ये हमारे जर्नलिस्ट जो इनके ओपोनेंट हैं वहाँ के प्रेसिडेंट के, बेलारस के, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो उन्होंने लगाए हुए हैं बेलारस ने, पब्लिक डिसऑर्डर के, सोशल हेट के, उनको इवन टेररिस्ट तक डिक्लेयर किया हुआ है। और अब उनके पास मौका आया था बेलारस के पास कि जब वो जो ये प्रेसिडेंट जो ये जर्नलिस्ट हैं जो रोमन प्रोटासेविच, ये जब ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे थे, तो जब ये बेलारस की एयर स्पेस में से जाने लगे तो बेलारस ने क्या किया, MiG-29 भेज दिया और जो है इस प्लेन को कहा कि आपको मिन्स्क में जो है वो लैंड होना पड़ेगा। मिन्स्क वहाँ की कैपिटल है बेलारस की, क्योंकि आपके ऊपर एक थ्रेट है। तो जब वो लैंड हुआ प्लेन वहाँ पर, तो जो है
इनको अरेस्ट कर लिया गया, इन जर्नलिस्ट को। तो इसके लिए जो है, जो ICAO है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस इवेंट को कंडेम किया है। तो और बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने भी इस इवेंट को कंडेम किया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें ICAO है क्या। तो ICAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको 1944 में बनाया गया था। और जो शिकागो कन्वेंशन है, जिसको हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन भी कहते हैं, जो शिकागो में साइन हुआ था, उसको मैनेज करने के लिए, उसकी गवर्नेंस देखने के लिए इसको बनाया गया था। अब ICAO जो है वो ऐसे स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बनाता है जिसको सारी जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जो मेंबर स्टेट्स हैं, 193 मेंबर स्टेट्स UN की, वो उसको फॉलो करती हैं, ताकि सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल जो है सिविल एविएशन सेक्टर जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अब ICAO काउंसिल जो है वो गवर्न करता है ICAO को, और वो उसको एक प्रेसिडेंट जो है वो हेड करते हैं। ठीक है, अब हम बेलारस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेलारस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। रशिया इसके ईस्ट में है, यूक्रेन साउथ में है, पोलैंड वेस्ट में है, लिथुआनिया और लैटविया जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। मिन्स्क इसकी कैपिटल है। रशियन रेवोल्यूशन के बाद सब जो है ये सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया था बेलारस। ठीक है, और फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद जो है एक सेपरेट कंट्री बन गया। और साल 2000 में बेलारस और रशिया ने एक ट्रीटी साइन की, जिसके बाद उन्होंने वो एक यूनियन स्टेट बना ली। और अब याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि बेलारस है तो यूरोप में, बट वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और वो बनना भी नहीं चाहता। ऐसा कभी उन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिखाया नहीं। जब से वो आज़ाद हुए हैं 1991, मतलब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब से वो आज़ाद हुए हैं, तब से वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही हैं। और कहा जाता है कि वो जो है इलेक्शन रिग करके या किसी भी तरीके से वो हमेशा इलेक्शन वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बने ही हुए हैं, वो कभी हारते ही नहीं है वहाँ इलेक्शन, बिकॉज वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिसिडेंट्स हैं, कुछ बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, उनको वो अरेस्ट कर लेते हैं एंड ऑल दैट। उसी में से एक जो ये अरेस्ट अभी जो एक जर्नलिस्ट को किया गया है। सो let us see this topic. International Civil Aviation Organization, Belarus has basically forced a commercial airline which was flying from Greece to Lithuania to land in its capital Minsk, because this flight was carrying a journalist, Roman Protasiewicz, who is a prominent opponent of Belarusian president Alexander Lukashenko. So what they did is that they asked Belarusian air control asked this airline that you will have to land your aircraft in Minsk, because there is a terrorist threat, there is a bomb threat. So when this flight landed in Minsk, the Belarusian law enforcement agencies arrested this journalist, who is also an opponent of President Alexander Lukashenko. So this journalist has been labeled even as a terrorist in that country. So after this incident, ICAO has condemned these actions by Belarusian government. So it becomes important for us to see what is ICAO. So ICAO is basically a specialized agency of United Nations. It was established in 1944 to manage the Chicago Convention. So what ICAO does is it lays down the standards and procedures and basically recommended practices, so that safe, secure, efficient and environmentally responsible civil aviation sector can be ensured. Okay, so it is governed by an ICAO council which is headed by a president. So let us see something about Belarus also. So Belarus is a landlocked country in Eastern Europe. It is bordered by Russia, Ukraine, Poland, Lithuania and Latvia. The Minsk is the largest and capital city of Belarus. Belarus was a part of Soviet Union since 1922, and it got independent in 1991 when Soviet Union was disintegrated. Since 2000s, Belarus and Russia are enjoying a very great relationship, and that's why probably Belarus has never joined European Union, and it has never shown any intention to join the European Union also. Alexander Lukashenko is the president of Belarus, and he is the president since the country was formed in 1991. It is being accused that this
Alexander Lukashenko is winning presidential elections because of rigging and all that, and the elections are not fair in that country. And he is ruling the country since 1991. So any dissident leader or any opposition leader or any journalist that criticizes him, he or she is arrested, or this president is using authoritarian he is exercising authoritarian rule over the country. Okay, so this Alexander Lukashenko remains in news almost for all the bad reasons, and it is considered that he is the only dictator left in European Union, and the European Union and the Western countries want to get rid of him, but he enjoys the support of Russian President Vladimir Putin. So he is able to rule the country with an iron fist. Okay, so let us see. We'll meet. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.